नमस्कार दोस्तों, एम की हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शादी एक सौदा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। शालिनी एक गरीब परिवार में पली बड़ी थी, पर पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की हालत और गंभीर हो गई थी। खाने तक के टोटे थे और शालिनी परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उससे छोटे उसके दो भाई थे, राजू और बबलू। राजू 12वीं में पढ़ता था और बबलू 10वीं में। माँ दूसरों के घर का काम करके घर चला रही थी। ये सारी हालत शालिनी से देखी नहीं जा रही थी, तो उसने भी नौकरी करने की सोची और खुद के लिए नौकरी ढूंढने लगी। शालिनी ग्रेजुएट थी। उसने जगह जगह कंपनी में अपनी नौकरी के लिए अप्लाई किया, जिनमें से कुछ जगह से उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। सुबह शालिनी, माँ सुनो, मैं जा रही हूँ, आज 2-3 जगह इंटरव्यू है, शाम तक आऊँगी। प्रार्थना करना कहीं मेरी नौकरी लग जाए, तो फिर आपको घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। शालिनी ने आंखों में आंसू भर कर कहा। शालिनी की माँ ने शालिनी के सर पर हाथ रख कर कहा, बेटा भगवान तुझे सफल करे। शालिनी ने अपने कपड़े ठीक किए और एक पुरानी सी चप्पल पहनकर घर से निकल गई। पहली कंपनी में 1 घंटे इंतजार के बाद शालिनी का नंबर आया। शालिनी ने इंटरव्यू दिया, पर वो सिलेक्ट नहीं हुई। वहाँ से निराशा लेकर शालिनी दूसरी कंपनी में गई, पर वहाँ पहले से ही कोई सिलेक्ट हो चुका था। ये देखकर शालिनी की आंखें फिर भर आई और उसने मन ही मन सोचा, भगवान ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। घर में माँ है, 2 छोटे भाई हैं। माँ जैसे तैसे घर घर काम करके हमारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। कहते हुए वो वहीं बैठ गई और सिर पर हाथ रख लिया। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर गई, जिस पर लिखा था, जहाँ चाह है वहाँ राह है। शालिनी ने अपने आंसू पोंछे और भगवान का नाम लेकर फिर अगली कंपनी में इंटरव्यू के लिए चल दी, जहाँ एक सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए उसने अप्लाई किया है। कंपनी का नाम था मित्तल टेक्सटाइल। शालिनी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी और भगवान को याद करके एक गहरी सांस लेकर वो अंदर जाने के लिए जैसे ही बढ़ी, एक शख्स पीछे से उसे धक्का देकर आगे निकल गया। धक्का लगने से शालिनी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बची। शालिनी गुस्से से, अबे ओए, अंधे हो क्या? इतनी बड़ी 5 फुट की लड़की दिखाई नहीं दी तुम्हें? ये आवाज़ सुनकर वो इंसान रुका और पलटा। ब्लू ब्लेजर पहने, आंखों पर चश्मा लगाए। जब उसने शालिनी को देखा तो शालिनी ने गुस्से से आगे बढ़कर उसका चश्मा उतार कर उसके हाथ में रख कर कहा, तुम्हें धूप वाला नहीं, नज़र वाले चश्मे की ज़रूरत है, समझे? और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई, पर लड़का उसे ही देखता रहा और फिर एक कुटिल मुस्कान के साथ चश्मा वापस पहनकर शालिनी के पीछे पीछे उस बिल्डिंग की तरफ ही बढ़ गया। शालिनी ने रिसेप्शन पर जाकर बात की और फिर वेटिंग एरिया में वेट करने लगी। उसके साथ वहाँ कुछ और लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। जैसे जैसे जिसका नंबर आता जा रहा था, वो अंदर जाकर इंटरव्यू दे रहा था। कुछ देर बाद शालिनी का नंबर आता है, वो अंदर जाकर इंटरव्यू देती है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आने की बोलकर सबको फिर से वेटिंग एरिया में बैठने का बोल दिया जाता है। शालिनी भी वहीं बैठी इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसके सामने से कोई गुजरता है। शालिनी का ध्यान उस तरफ नहीं था, पर वो शख्स शालिनी को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपना चश्मा नीचे करके फिर ऊपर करके शालिनी को देखते हुए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ जाते हैं। मोहित, मनीष, पूजा और शालिनी, आप तीनों का एक इंटरव्यू और होगा एंड रेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। शालिनी को अपना नाम सुनने के बाद उम्मीद की एक किरण दिखती है, तो वो भगवान का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है। सब एक एक करके फाइनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब अगला नंबर शालिनी का था। शालिनी जब अंदर रूम में जाती है तो सामने बैठे इंसान को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही इंसान था जिसे अभी नीचे शालिनी सुना कर आई थी। शालिनी को जो उम्मीद की किरण दिख रही थी, अब वो फिर टूट जाती है। सामने बैठे शख्स मुस्कान के साथ शालिनी को बोलता है, आइए बैठिए। शालिनी चुपचाप बैठ जाती है। वो शालिनी का रिज्यूमे देखते बोलता है, तो मिस शालिनी,
आपने यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के लिए अप्लाई किया है, राइट? शालिनी: जी सर, पर मुझे तो लगता है आपको आँखों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि आप ये बताने में ज़्यादा एक्सपर्ट है कि किसे कौन सा चश्मा लगाना चाहिए, नज़र का या धूप का। शालिनी ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही। उस बंदे ने शालिनी से अटपटे और अजीब सवाल किए और शालिनी जितना हो सका जवाब देती रही, क्योंकि उसे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। शालिनी चाहती थी कि कैसे भी करके उसको ये नौकरी मिल जाए। तो मिस शालिनी, आपको पता है ये पोस्ट मेरी सेक्रेटरी के लिए है, तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ काम करना पसंद करेंगी जिसे कम दिखता हो, या आप अपनी उस गलती के लिए सॉरी बोलना पसंद करेंगी? शालिनी: आई एम सॉरी सर, पर गलती आपकी थी। आप मुझे धक्का देकर आगे बढ़े थे तो मैंने गुस्से में आकर आपसे वो सब कहा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और रही बात जॉब की, तो मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। अगर मेरी स्किल मुझे इस जॉब को दिलाती हैं तो मैं ज़रूर करूँगी, पर बिना गलती के सॉरी नहीं बोलूँगी। ओके मिस शालिनी, आपको रिज़ल्ट बता दिया जाएगा, आप बाहर वेट करो। शालिनी बाहर गई और अंदर उस कंपनी का मैनेजर आ गया। सर, हो गई सबकी इंटरव्यू? हाँ महेश्वरी, इंटरव्यू तो हो गए, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। ये लड़की, इतना घमंड है इसमें कि जॉब के लिए भी सॉरी बोलने को तैयार नहीं थी, जबकि इसकी हालत से साफ पता चल रहा है इसे नौकरी की कितनी ज़रूरत है। टूटी चप्पल पिन लगाकर पहने हुए है ये, पर घमंड इतना है कि एक सॉरी बोलने को तैयार नहीं हुई। इसका घमंड तो मुझे झुकाना है। तुम इसे ये जॉब दे दो, मेरे अंदर काम करेगी तब पता चलेगा कि रुद्राक्ष मित्तल क्या चीज़ है और किसे इसने अंधा बोला था। शालिनी बाहर इंतजार ही कर रही थी कि तभी एक लड़की ने आकर उसे जॉइंट लेटर दिया और बोली, कल से सुबह 9 से 6 आपको आना है। शालिनी को तो भरोसा ही नहीं हुआ। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे ये नौकरी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह उसकी और रुद्राक्ष की बहस हुई थी, उसे कोई आशा थी ही नहीं कि रुद्राक्ष उसे ये नौकरी देगा। पर जॉइनिंग लेटर मिलने की खुशी में उसने भगवान का धन्यवाद किया और खुशी खुशी बिना किसी बात पर ध्यान के दिए घर निकल गई। शाम की मित्तल हाउस, मित्तल टेक्सटाइल का इकलौता वारिस था रुद्राक्ष मित्तल। उसके माँ बाप बचपन में ही एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। उसके बाद दादा दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। कुछ वक्त पहले दादाजी भी गुजर गए। अब घर में बस उसकी दादी और वो थे। कहने को तो घर में नौकरों की पूरी फौज थी, पर फिर भी उसकी दादी अकेलापन महसूस करती और रुद्राक्ष से शादी की जिद करती रहती थी, पर रुद्राक्ष उनकी बात टालता रहता था। आज भी खाने पर रुद्राक्ष की दादी को जब मेड ने दलिया दिया तो उन्होंने एक चम्मच खा कर ही हटा दिया और बोली, कोई स्वाद नहीं है उसमें। रुद्राक्ष, दलिया ठीक से क्यों नहीं बनाया? दादी को जैसा पसंद है वैसा दलिया बनाओ। अभी जाओ। दादी, बेटा ये कितना भी ठीक से बना ले, पर जो स्वाद घर की लक्ष्मी के हाथ में होता है वो इन नौकरों के हाथ से कहाँ आएगा? अरे जब तेरी माँ थी तो क्या स्वादिष्ट खाना बनाती थी। जब से वो गई है ये मुंह अच्छा खाना खाने को तरस गया है। रुद्राक्ष, दादी आपसे कितनी दफ़ा कहा है मैं शादी नहीं करूँगा। प्लीज़ आप मुझे ऐसे तैसे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना किया करें। और हाँ, उस औरत का जिक्र दोबारा कभी नहीं होगा इस घर में। कहते हुए रुद्राक्ष टेबल से उठा और चला गया। दादी भी उठकर अपने कमरे में आ गई। इधर रुद्राक्ष ने बाहर लॉन में आकर एक सिगरेट सुलगा ली और उसके कश भरते हुए बोला, नफरत करता हूँ मैं इस दुनिया की हर लड़की, हर औरत से। सब एक जैसी होती हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं, किसी के साथ भी। और सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ उस औरत से जिसने मुझे जन्म दिया। कहते हुए उसने अपनी सिगरेट फेंकी और फिर वही पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। इधर आज शालिनी का परिवार बहुत खुश था। शालिनी को नौकरी मिल गई थी और सैलरी भी ठीक ठाक थी। शालिनी खुश थी कि अब माँ को काम नहीं करना पड़ेगा घर घर, और अब वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकती थी। अगले दिन सुबह शालिनी तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। एक सादे से सूट में बिल्कुल सादे ढंग से तैयार होकर भी शालिनी सादगी से परिपूर्ण प्यारी लग रही थी। हल्का शरीर और हल्का बादामी रंग,
शालिनी ऑफिस पहुंची तो वह उसे उसका काम समझा दिया गया था। शालिनी को रुद्राक्ष के सारे कामों को मैनेज करना था, उसकी मीटिंग, उसका काम, कब कहाँ जाना है, किससे कौन सी अपॉइंटमेंट में, सब शालिनी को देखना था। शालिनी बैठकर अपना काम समझ ही रही थी कि करीब 10 साढ़े 10 पर रुद्राक्ष ऑफिस आया और एक नज़र पूरे ऑफिस पर घुमाते हुए शालिनी को अपने कैबिन में आने का बोलकर अंदर चला गया। शालिनी उठी और एक गहरी सांस ली और खुद से ही बोली, शेर की गुफा में जब कदम रख ही लिया है तो हमले से क्या डरना, चलो बेटा शालिनी। और इतना कहकर कैबिन के अंदर चली गई रुद्राक्ष। आई होप आपको आपका काम समझ आ गया है मिस शालिनी। शालिनी, जी सर। रुद्राक्ष, अब आप मेरी बात समझ लीजिए, मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मेरी ज़िंदगी के बस 2 ही मकसद हैं, एक ये काम और दूसरा मेरी। वो कुछ कहता, इससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग हुआ और उसने एक रिंग में ही फ़ोन उठा कर कहा, हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो आप। इतना सुनकर शालिनी की आंखें बड़ी हो गई। फ़ोन उठाकर रुद्राक्ष एक तरफ चला गया पर शालिनी को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, अपने खाना खाया, चलो अभी ऐसे ही खाना खाओ, शाम को हम साथ होंगे, तब मैं आपको अपने हाथों से खिला दूंगा। शालिनी मन में, हे भगवान, कितना नीच निर्जल आदमी है ये। एक लड़की सामने खड़ी है और इसे ऐसी बातें करते शर्म तक नहीं आ रही। पर शालू, तू कर भी क्या सकती है, यहाँ से जा तो सकती नहीं है। जब तक इस निर्लज की बात पूरी नहीं होगी, रहना तो तुझे यहीं पड़ेगा। रुद्राक्ष, अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं ऑफिस में हूँ, शाम को घर आकर आराम से बात करते हैं, बाय, आई लव यू माय स्वीट हार्ट। रुद्राक्ष फ़ोन रखकर वापस आते हुए, सॉरी वो मेरी। शालिनी रुद्राक्ष की बात बीच में ही काट कर बोली, गर्लफ्रेंड का कॉल था, इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। रुद्राक्ष, आपको प्रॉब्लम हो भी तो मुझे उससे मतलब नहीं है, अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो। यहाँ आप मेरे लिए काम करती हैं, मैं आपके लिए नहीं, समझी। और हाँ, आइंदा ऐसे किसी की बातें मत सुनिएगा। शालिनी, सॉरी सर, पर क्या करूँ, कान घर छोड़कर तो आ नहीं सकती, इनफैक्ट हर जगह ही साथ ले जाने पड़ते हैं। अब ये तो सामने वाले को सोचना चाहिए ना कि अगर वो ऐसी कोई बात कर रहा है जिसे किसी को ना सुननी हो तो वो खुद एकांत में बात करे, ना कि किसी के सामने कहीं भी शुरू हो जाए फिर कहे किसी की पर्सनल बातें ना सुनो। अब कान तक आवाज़ आएगी तो अंदर भी जाएगी। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती, नहीं, आप वापस लौट जाओ, आप किसी की पर्सनल टॉक हो। बताइए सर, मैं ठीक बोल रही हूँ ना। रुद्राक्ष, अगर लेक्चर हो गया हो तो काम भी समझ लो। कहते हुए उसने अपनी ड्रॉअर से एक फ़ोन निकाल कर शालिनी को दे दिया और एक डायरी और एक पेन, ये आपके लिए। शालिनी, फ़ोन। रुद्राक्ष, जी हाँ, आज से आप कंपनी के सारे ऑफिशियल काम इसी फ़ोन से करेंगी और इसका पे कंपनी करेगी। और ये डायरी आपके कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स नोट डाउन करने के लिए है और जब भी आप ये जॉब छोड़ेंगी आप फ़ोन कंपनी को ही वापस करेंगी। शालिनी फ़ोन लेते हुए, जी सर। रुद्राक्ष, मेरा नंबर इसमें सेव है, बाकी की ज़रूरत के नंबर आपको कंपनी से मिल जाएंगे और बाकी जो भी कॉल आएंगी आपको ऑफिस के काम से इन नंबर पर ही आएंगी, तो ये फ़ोन आप हमेशा अपने साथ और ऑन रखेंगी। शालिनी, जी सर। रुद्राक्ष शालिनी को सारा काम समझा देता है। रुद्राक्ष, अब आप जा सकती हैं अपनी डेस्क पर। शालिनी चली जाती है पर अपना पर्स वहीं भूल जाती है, जिसे देखकर रुद्राक्ष देने उसके पीछे आता है तो देखता है शालिनी अपनी डेस्क पर बैठी उसकी नकल कर रही थी। शालिनी भरी आवाज़ में रुद्राक्ष की एक्टिंग करते हुए, किसी की बातें नहीं सुनते, ये फ़ोन हमेशा ऑन रहना चाहिए, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। कहते हुए जब उसकी नज़र सामने पड़ी तो रुद्राक्ष खड़ा उसे घूर रहा था। रुद्राक्ष को देखकर शालिनी सहम गई और अपनी चेयर से खड़ी हो गई। रुद्राक्ष गुस्से से, क्या कर रही थी आप। शालिनी डरी सहमी से, सर वो मैं तो बस आप यहाँ सर। वो रुद्राक्ष गुस्से से चिल्ला दिया, क्या वो मैं लगा रखा है, नकल कर रही थी आप मेरी, हिम्मत कैसे हुई आपकी। आज के बाद अगर मैंने आपको ऐसा कुछ करते देखा
तो आपका इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा, समझिए आप। शालिनी भरी हुई आंखों के साथ सॉरी सर। रुद्राक्ष ने उसका बैग उसके डेस्क पर पटक दिया और वहां से चला गया। पूरा ऑफिस शालिनी को देख रहा था। शालिनी रोते हुए वॉशरूम चली गई और वहां जाकर उसे और रोना आने लगा। आज से पहले शालिनी से कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी और आज रुद्राक्ष का पूरे ऑफिस के सामने ऐसे चिल्लाना शालिनी को बहुत बुरा लगा। पहला दिन था और पहले ही दिन इतनी बेइज्जती। शालिनी ने अपना फेस धोया और बाहर निकल आई और आकर वापस अपना काम करने लगी। उसने कल के लिए रुद्राक्ष का पूरा रूटीन सेट किया, कब किसके साथ कौन सी मीटिंग है, और शाम को सब रुद्राक्ष को मेल करने के बाद वो घर चली गई। घर जाकर हाथ मुंह धोकर बैठी तो उसकी माँ ने उसे चाय बना कर दे दी और खुद बैग लेकर बाहर जाने लगी। शालिनी, माँ आप कहाँ जा रहे हो? अरे वो बबलू को कल से बुखार आ रहा है, बस उसके लिए ही दवा लेने जा रही हूँ, तो बैठकर चाय पी, मैं आती हूँ पास के मेडिकल से दवा लेने। ठीक है माँ, शालिनी ने चाय पीते हुए कहा और खुद जाकर बबलू के पास बैठ गई और उसका सिर सहलाने लगी। बबलू सच में बुखार से तप रहा था। माँ दवा लेकर आई और बबलू को दवा दी और उसके पास ही बैठकर उसका माथा सहलाने लगी। राजू पढ़ाई कर रहा था तो शालिनी उठी और खाना बनाने लगी। माँ आटा तो कम है, एक काम कर, जितना है उतने का खाना बना के, बाकी थोड़े चावल हैं उन्हें पका कर हम और तू खा लेंगे, रोटी राजू और बबलू खा लेंगे। शालिनी जो सोच रही थी कि कल ये जिल्लत भरी नौकरी छोड़ देगी, घर की हालत देखकर उसके विचार बदल गए। भाई की तबीयत खराब है, घर में खाने तक को वाटर नहीं है। शालिनी ने सोचा कि कल वो कंपनी में जाकर एडवांस की बात करेगी, अगर मिल जाता है तो घर का राशन ले आएगी। अगले दिन सुबह पूरे दिन शालिनी रुद्राक्ष के साथ बिजी थी। जहाँ जहाँ वो मीटिंग के लिए गया उसे उसके साथ जाना पड़ा और उसके बताए गए पॉइंट नोट करने पड़े। लंच टाइम में जब रुद्राक्ष ऑफिस लौट आया तो शालिनी ने बड़ी हिम्मत करके उससे कहा। शालिनी डरते हुए, सर वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रुद्राक्ष अपने लैपटॉप में निगाहें गड़ाते हुए, बोलो क्या बात है? शालिनी, सर वो अगर मुझे कुछ एडवांस मिल जाता तो। रुद्राक्ष ने एक तीखी नज़र के साथ शालिनी को देखा और फिर कटाक्ष के साथ बोला, आज दूसरा दिन है तुम्हारा इस ऑफिस में और आज ही एडवांस? शालिनी, सॉरी सर, बट मुझे ज़रूरत थी पैसों की। रुद्राक्ष तो चाहता ही ये था एडवांस देकर शालिनी फंस जाती और वो उसे अपने मन मुताबिक बेइज्जत करके अपना बदला ले सकता था। इसलिए रुद्राक्ष ने मैनेजर से कॉल करके शालिनी को एडवांस देने का बोल दिया। शालिनी को चैन की सांस आई। वो खुशी खुशी रुद्राक्ष को धन्यवाद देकर चली गई, पर वो नहीं जानती थी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। ये एडवांस उसकी मदद नहीं कर रहा था बल्कि उसके लिए नई मुश्किल ला रहे था। रुद्राक्ष को एक कॉल आई तो वो घर निकल गया। घर जाकर देखा तो घर पर डॉक्टर की भीड़ जमा थी और दादी माँ बेड पर अर्ध बेहोश की हालत में लेटी थी। रुद्राक्ष नौकर को देखते हुए, क्या हुआ है दादी माँ को? साहब वो सुबह से ही कुछ खाया पिया नहीं था तो दवा भी नहीं ली तो तबीयत बिगड़ गई। रुद्राक्ष चिल्लाकर, तो तुम लोगों को क्या मैं यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए पालता हूँ? एक इंसान का ध्यान नहीं रख सकते तुम सब मिलकर? नौकर डरते हुए, साहब हमने बहुत कोशिश की पर दादी माँ किसी की कहाँ सुनती हैं, बस जिद पकड़ के बैठ गई है कि घर की लक्ष्मी के हाथ से ही खाना खाएंगी। रुद्राक्ष दादी के पास बैठकर, ये कैसी जिद है दादी माँ? लड़कियाँ क्या बाजार में मिलती हैं जो आपके लिए घर में ले आऊँ? खाना खा लीजिए और दवा खाइए। दादी मुँह फेर कर, तुम हाथों कर, मैं तेरे लिए कल लड़की ले आऊँगी शादी को। रुद्राक्ष खड़े होकर, नहीं दादी ये कभी नहीं हो सकता। दादी मुँह फेर कर, तो मैं खाना खा लूँ? ये नहीं हो सकता। रुद्राक्ष, क्यों जिद कर रही हो दादी? दादी मैं जिद नहीं, तू कर रहा है। रुद्राक्ष, आपकी ये जिद कभी पूरी नहीं हो सकती। दादी, डॉक्टर अगर दादी खाना नहीं खा रही तो आप इनको एक ग्लूकोज की बोतल लगा दो और फिर दवा दे दो।
डॉक्टर, मिस्टर मित्तल आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी डॉक्टर, कहते हुए रुद्राक्ष डॉक्टर के साथ दादी के रूम से बाहर आ गया। डॉक्टर, देखिए मिस्टर मित्तल, मैं दादी माँ को बोतल तो लगा दूंगा आपके कहने पर अगर मेरी माने तो आप दादी माँ की बात मान लीजिए। रुद्राक्ष, आप भी दादी की साइड हो गए। डॉक्टर, नहीं मिस्टर मित्तल, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ। मुझसे पहले मेरे पापा भी आपके फैमिली डॉक्टर रहे थे और वो आपके दादाजी बहुत करीबी दोस्त थे। उसी फैमिली रिलेशन के नाते कह रहा हूँ, आपकी दादी के पास भी अब ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर उनकी यही इच्छा है कि वो आपकी वाइफ देखे तो पूरी कर दीजिए उनकी इच्छा। रुद्राक्ष डरते हुए, कोई सीरियस बात है डॉक्टर? क्या हुआ? दादी को आप बताइए, मैं दादी का इलाज अच्छे से अच्छी जगह कराऊंगा। डॉक्टर, मिस्टर मित्तल, दादी माँ को कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जिसका इलाज कराया जा सके, पर उम्र भी कोई चीज़ होती है। उनकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में किसके साथ कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप उनके इलाज से ज़्यादा उनकी इच्छाओं का ध्यान रखें। इंसान जितना खुश होता है उतना ही जीने की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। बाकी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर की बात रुद्राक्ष को सोचने पर मजबूर कर गई। इधर जब शालिनी ऑफिस से शाम को घर आई तो बबलू उल्टियाँ कर रहा था और उल्टी में खून देखकर सब डर गए। बबलू उल्टी करके बेहोश हो गया तो शालिनी की माँ और शालिनी उसे लेकर हॉस्पिटल भागी। उसे हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसे एडमिट किया और फिर कुछ टेस्ट लिख दिए। शालिनी की माँ, इतने महंगे टेस्ट कैसे होंगे? शालिनी अपने बैग से लिफाफा निकाल कर, आप चिंता मत करो माँ, मैंने आज ही ऑफिस से एडवांस लिया है, चिंता की कोई बात नहीं है, सारे टेस्ट हो जाएंगे, आप फिक्र मत करो। शालिनी ने बबलू के सारे टेस्ट कराए और डॉक्टर ने कुछ दवा देकर उन्हें घर भेज दिया और कल रिपोर्ट के साथ फिर से दिखाने को बोला। शालिनी बबलू की माँ के साथ घर आ गई। रास्ते से उसने कुछ फल और खाने का राशन भी लिया। घर आकर फल खिलाकर बबलू को दवा दी, फिर सबके लिए खाना बनाया। इधर रुद्राक्ष रात भर दादी और अपनी शादी के बीच उलझा रहा। रुद्राक्ष शादी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह उसका काला अतीत था। हाँ, रुद्राक्ष की माँ, जब रुद्राक्ष 5 साल का था तो एक पैसे वाले इंसान से प्यार करके उसके पापा को तलाक दे दिया था। फिर कुछ वक्त बाद उसके पापा ने ये बिजनेस खड़ा करके दूसरी शादी कर ली, पर दूसरी औरत भी बस उसने पैसों से ही प्यार करती थी। उसने भी कभी रुद्राक्ष को एक माँ का प्यार नहीं दिया और फिर कुछ वक्त बाद प्लेन क्रैश में उसके माँ बाप दोनों की मौत हो गई थी। ये सब रुद्राक्ष के जहन में इस कदर बैठ गया कि होश संभालने से पहले उसने बिजनेस संभालना सीख लिया था और आज वो शहर के सबसे अमीर आदमी में उसकी गिनती थी। पर वो शादी करके एक और रुद्राक्ष नहीं चाहता था अपनी ज़िंदगी में। पर दादी और फिर आज डॉक्टर ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रुद्राक्ष ने अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल की और कुछ बात करके फ़ोन वापस रख दिया। सुबह रुद्राक्ष ऑफिस आया तो पता चला शालिनी छुट्टी पर है। ये सुनते ही उसका दिमाग खराब हो गया। रुद्राक्ष गुस्से से, उसकी छुट्टी अप्रूव किसने की? कल ही एडवांस लिया था और आज ही छुट्टी? पागल समझ रखा है क्या? मैनेजर, उसके घर कोई मेडिकल इमरजेंसी है। रुद्राक्ष, सब समझता हूँ मैं, इन जैसी औरतों की मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर किसी अमीर आदमी के साथ किसी पब या होटल में होगी। एक नौकरी से खर्चा पूरा कहाँ होता है इनका। खैर, तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। रुद्राक्ष के कैबिन में मैनेजर और वो दोनों ही थे। बस रुद्राक्ष, मुझे 2 दिन के अंदर अंदर एक ऐसी लड़की चाहिए जो पैसों के लिए शादी कर सके और जब चाहे उसे तोड़ सके। मैनेजर चौंक कर, क्या पागल हो गई हैं सर? शादी वो भी पैसों के लिए? ये कौन करेगा? और फिर उसे तोड़ना भी है? ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? रुद्राक्ष, मिलेगी, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये भी मिलेगी, समझे? ढूंढने की कोशिश करो। मैनेजर, वैसे से शादी करनी किससे है? रुद्राक्ष खड़े होकर, मुझसे। ये सुनकर मैनेजर और शॉक था, पर रुद्राक्ष के आगे उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई तो वो वहाँ से चला आया।
इधर शालिनी ने रिपोर्ट कलेक्ट करके डॉक्टर को दिखाई और बताया कि बबलू ने रात दोबारा उल्टी करी जिसमें खून था और फिर बुखार भी रहा। रात भर डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखी और फिर शालिनी को एक नज़र देखा और कहा, देखिए मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनिएगा और घबराने की जरूरत नहीं है। शालिनी डरते हुए, डॉक्टर कोई चिंता की बात है? डॉक्टर, शालिनी जी आपके भाई को ब्लड कैंसर है जिसे हम मेडिकल भाषा में प्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं और ये लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा ले शालिनी, उससे ही बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, देखिए हम गारंटी तो नहीं दे सकते पर फिलहाल इस एक यही विकल्प है। शालिनी, तो इसमें कितना खर्च आएगा? यही कोई 5 से 6 लाख रुपए। शालिनी की तो पैरों तले जमीन नहीं रही। 5-6 लाख रुपए तो आज तक उसने साथ में देखे नहीं थे। 15,000 रुपये महीने की नौकरी में वो इतना पैसा कहाँ से लाएगी? शालिनी, डॉक्टर हम इसे कितने वक्त बाद तक करा सकते हैं? हमारे पास कितना टाइम है? डॉक्टर, शालिनी जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत बढ़ गया है तो मेरी सलाह यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके ये करा ले। इस हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने तक ही हम दवा से इस कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत मुश्किल है, पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है। शालिनी, सर मैं एक छोटी सी नौकरी करती हूँ, उसमें इतना सब मैं कैसे करूँगी मुझे नहीं पता, आप समझिए। डॉक्टर, देखिए शालिनी जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसलिए ही मैं आपको 1 हफ्ते की दवा लिख कर दे देता हूँ। बाकी आपके लिए मैं अपनी फ़ीस नहीं लूँगा पर जो मेडिकल चार्ज है हॉस्पिटल के वो तो आपको पे करने पड़ेंगे। मेरी फ़ीस छोड़कर भी करीब 5.5 लाख रुपए होंगे जो आपको देने पड़ेंगे। सब कुछ जानने सुनने के बाद शालिनी दवा लेकर घर आ गई और घर आकर देखा तो बबलू अभी भी बुखार में ही तप रहा था। माँ, शालू दवा ले आई, क्या बताया डॉक्टर ने? बोल हाँ कहते हुए माँ ने दवा की थैली हाथ से ले ली। शालिनी चुपचाप सी वहीं पड़ी चारपाई पर बैठ गई और कुछ नहीं बोली। लिफाफों पर लिखे अनुसार माँ ने दवा दे दी और फिर शालिनी को पानी दिया। शालिनी के दिमाग में बस डॉक्टर की कई बात ही घूम रही थी। 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उससे ज़्यादा हम दवा के सारे नहीं चला सकते। माँ क्या हुआ? क्या बोला डॉक्टर? बोलेगी अब कुछ? शालिनी ने रोते हुए माँ को सब बताया तो वो भी कम पड़ गई और रोने लगी। भगवान कहाँ से आएंगे 6 लाख रुपए? शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में पूरे दिन मातम का माहौल रहा, किसी ने ना कुछ खाया ना कुछ बना। शालिनी के फ़ोन पर रुद्राक्ष का फ़ोन आता है। रुद्राक्ष, कल तुमने एडवांस लिया और आज गायब। मुझे कल तुम ऑफिस में चाहिए, समझी? शालिनी कुछ कहती इससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसे सुनाकर कॉल कट कर दिया। शालिनी की पूरी रात बबलू की चिंता में जागते हुए बीती तो उधर रुद्राक्ष की शादी के लिए मिलने वाली लड़की की चिंता में। अगले दिन शालिनी मुश्किल से उठी और ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल गई। शालिनी ऑफिस में घुसी ही थी कि रिसेप्शन पर उसके कानों में आवाज़ पड़ी, मैम इस बार भी मेरी सैलरी में 10,000 रुपये कम क्यों आए हैं? सर आपने जो कंपनी से लोन लिया था उसके पैसे उसमें कट गए हैं। इसलिए ये सुनते ही शालिनी के कान खड़े हो गए और उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो तुरंत बैग रखकर मैनेजर के पास गई और उससे बोली, सर मुझे आपसे बात करनी है। मैनेजर, जी शालिनी जी बोलो क्या बात करनी है? शालिनी, सर वो मुझे 6 लाख का लोन चाहिए था। मैनेजर जो काम कर रहा था ये सुनकर अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बोला, क्या 6 लाख का लोन? आपको अभी 1 महीना नहीं हुआ है इस कंपनी में और आपको 6 लाख का लोन चाहिए? ऐसा नहीं होता शालिनी जी। शालिनी, सर प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे भाई को कैंसर है, उसके इलाज के लिए मुझे ये पैसे चाहिए। सर प्लीज़ समझिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगी पर इस वक्त मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैनेजर, देखो शालिनी इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं भी यहाँ एक एम्प्लॉय ही हूँ। हाँ शायद रुद्राक्ष आपकी मदद कर पाएँ, आप चाहें तो उनसे एक बार बात कर लीजिए।
शालिनी अब रुद्राक्ष के कैबिन की तरफ बढ़ गई। रुद्राक्ष अपने कैबिन में किसी से कॉल पर बात कर रहा था तो शालिनी वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। रुद्राक्ष की बात जब खत्म हो गई तो उसका ध्यान शालिनी पर गया। रुद्राक्ष, वो तो आ गई, आप हो गई आपकी तफरीह पूरी, तो अब कुछ काम कर लीजिए। मेरी कहाँ किसके साथ मीटिंग है, मुझे सबका डाटा चाहिए अगले आधे घंटे में, समझी? अब जाओ, रुद्राक्ष ने कहा और अपना काम करने लगा। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि शालिनी वहीं खड़ी है। रुद्राक्ष शालिनी को देखते हुए, क्या हुआ सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, शालिनी ने बड़ी हिम्मत करके कहा। रुद्राक्ष, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। शालिनी, सर मुझे रुद्राक्ष, बोलो। शालिनी आंखें बंद करके, सर वो मुझे 6 लाख रुपए का लोन चाहिए था आपकी कंपनी से। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप शालिनी को सुनता रहा। शालिनी ने बोलना जारी रखा और कहा, सर मैं एक एक पैसा चुका दूंगी, आप मेरा यकीन करो, मुझे इस पैसे की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सर। रुद्राक्ष ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए अपने ड्रॉ से एक पेपर शालिनी के सामने निकाल कर रख दिया और बोला, सिर्फ 6 लाख ही नहीं, जितना मांगोगी उतने पैसे दे दूंगा, बस इन पेपर पर तुम्हारे साइन चाहिए। शालिनी ने वो पेपर पढ़े तो उसके होश उड़ गए। जैसे जैसे वो पेपर पढ़ती जा रही थी उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। शालिनी गुस्से से, ये क्या है? रुद्राक्ष अपनी कुर्सी से उठकर शालिनी के पास आकर बोला, इसमें लिखा है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, सिर्फ तब तक जब तक मेरी दादी माँ जिंदा है, और जिस दिन उनका स्वर्गवास हो जाता है उस दिन ये शादी भी खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इसके बदले तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, बस तुम इन पेपर पर साइन कर दो। शालिनी को इतना गुस्सा आया कि उसने रुद्राक्ष को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता था आप सिर्फ कपड़े नहीं बेचते, किसी का मान सम्मान भी बेच और खरीदते हैं। पर एक बात याद रखिए सर, शालिनी गरीब जरूर है पर बिकाऊ नहीं है, मेरी मजबूरी का इस तरह फ़ायदा उठाएंगे आप? हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? नहीं चाहिए आपके पैसे और ना ही चाहिए आपकी ये नौकरी। कहते हुए शालिनी ने अपने गले से आईडी कार्ड निकाला और रुद्राक्ष की टेबल पर पटक दिया, साथ ही वो फ़ोन और डायरी भी, और ऑफिस से निकलकर चली आई। रुद्राक्ष को शालिनी का थप्पड़ अंदर तक झकझोर गया। इधर शालिनी जब घर आई तो बबलू बुरी तरह खून की उल्टियाँ कर रखा था। उसकी ये हालत देख वो तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल भागी। हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया और थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर ने उसे देख लिया तो उन्होंने शालिनी से कहा, शालिनी हमें जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करना होगा, वरना बबलू को बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनकर शालिनी की माँ चीख कर रोने लगी और शालिनी को भी धक्का लगा। शालिनी कुछ सोचते हुए खुद को सख्त करके कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू करिए। डॉक्टर और पैसे? शालिनी, उसकी चिंता आप मत करिए, जब तक बबलू की बहन जिंदा है उसे कुछ भी नहीं होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, खुद बिकना क्यों ना पड़े। डॉक्टर, ठीक है, फिर मैं बबलू को एडमिट कर लेता हूँ, आप फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। शालिनी, आप मुझे 1 घंटा दीजिए डॉक्टर, मैं सब करती हूँ। माँ, आप बबलू के पास ही रहो, मैं आती हूँ। कहते हुए शालिनी बिना किसी की सुने चली गई। थोड़ी देर बाद शालिनी मित्तर टेक्सटाइल के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू थे और दिल में डर। हिम्मत करके वो अंदर गई और सीधा रुद्राक्ष के कैबिन में जाकर रुकी और बोली, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मुझे 6 लाख रुपए एडवांस चाहिए, और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है उसमें मेरी भी एक शर्त ऐड होगी। रुद्राक्ष, जो इतनी देर से चुपचाप उसे सुन रहा था, अब बोला, जिस तरह से यहाँ से गई थी लगा नहीं था इतनी जल्दी लौट आओगी, पर चलो ठीक है, पैसा है ही ऐसी चीज़, अच्छे अच्छे की नीयत बदल दे। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? शालिनी, शादी के बाद हम दोनों सिर्फ समाज के सामने, जब तक आपकी दादी है बस तब तक पति पत्नी की तरह रहेंगे, पर हमें पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं होंगे, और अगर कभी भी आपने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी मर्जी से ये रिश्ता ख़त्म करके जा सकती हूँ। रुद्राक्ष बहुत ज़ोर से हंसा और कुछ देर हंसता रहा, जिससे शालिनी अचंभित होकर देखती रह गई।
फिर एकदम से शालिनी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कैबिन के सामने लगे शीशे के सामने ले गया और बोला, जरा गौर से देखो खुद को और फिर मुझे। कहा, मैं जिसकी एक हाँ पर इस शहर की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की बिस्तर पर बिछने को तैयार हो जाए, और कहा तुम जिसे कोई एक नज़र भर देखना तक पसंद ना करे। मैं तुम्हें छूना, तुम्हारे करीब आना पसंद करूँगा, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा। तुम्हारे साथ इतने भी बुरे दिन नहीं आए रुद्राक्ष मित्तल के, समझी मिस शालिनी। पर तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये भी कर देता हूँ, जाओ मैनेजर तुम्हें एडवांस 6 लाख दे देगा और कल तक इसमें तुम्हारी शर्त भी ऐड हो जाएगी। और हाँ, कल 11 बजे सुबह कोर्ट आ जाना, समझी। अगर तुम नहीं आई तो एक बात याद रखना, मेरा नाम रुद्राक्ष मित्तल है, जाओ यहाँ से। अब कहते हुए रुद्राक्ष पलट गया और शालिनी चली गई। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने मैनेजर को फ़ोन कर दिया और अपनी चेयर पर सिर पकड़ कर बैठ गया और बोला, जब जब तुम मुझे थप्पड़ मार कर गई थी तो एक पल को लगा तुम बाकी सबकी तरह नहीं हो, तुम अलग हो, तुम बाकी औरतों से जुदा हो, तुम बिकाऊ नहीं हो। पर क्या हुआ, एक पल में ही तुम्हारा ईमान भी बिक गया, एक पल में ही तुम कुछ लाख रुपए के लिए एक समझौते की शादी करने तक को तैयार हो गए। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस अपनी दादी माँ की इच्छा पूरी करनी है। जब तक वो इस दुनिया में है मैं इस समझौती शादी को रखूँगा, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैनेजर ने तुरंत शालिनी के अकाउंट में 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे ही मैनेजर ने पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, शालिनी के फ़ोन पर मैसेज आ गया। शालिनी ट्रांजैक्शन का मैसेज देखकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहां उसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। शालिनी ने अपनी मां को भी सहानुभूति दी कि बबलू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर को राजू की भी ज़रूरत पड़ी। उन्होंने राजू का ही बोन मैरो बबलू को दिया। पूरे दिन ऑपरेशन चला। शाम को डॉक्टर की टीम बाहर आई और कहा, हमने ऑपरेशन कर दिया है, कुछ घंटों में पेशेंट को होश भी आ जाएगा, पर इसका रिजल्ट 1 महीने में पता चलेगा जब प्लेट डेवलपमेंट होगा। बाकी भगवान से प्रार्थना करिए, सब बेहतर होगा। शालिनी और उसकी माँ को पूरी रात हॉस्पिटल में ही हो गई। सुबह 8 बजे शालिनी की आंख उसके बजते फ़ोन की वजह से खुली। फ़ोन रुद्राक्ष का था। शालिनी ने कॉल उठाया तो उधर से रुद्राक्ष की आवाज़ आई, ठीक 11 बजे, मतलब ठीक 11 बजे, समझी। अगर लेट हुई तो अच्छा नहीं होगा। शालिनी ने कुछ भी नहीं कहा, बस ये सुनकर फ़ोन रख दिया। शालिनी, माँ मुझे काम से जाना होगा, मैंने अपने ही बॉस के घर में केयर टेकर की जॉब कर ली है, आज से मुझे वहीं रहना है। आप राजू और बबलू का ध्यान रखना, मैं आती जाती बनी रहूँगी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। पड़ोस वाली काकी से भी बोल जाऊँगी, वो आपकी मदद कर दिया करेगी। हर महीने मैं आपको पैसे भेजती रहूँगी, चिंता मत करना। तू ये पैसे आने बॉस से ही लाई थी ना ऑपरेशन को? शालिनी की माँ ने सवाल करते हुए कहा। शालिनी, हाँ माँ, और अब इसके बदले मुझे उनके घर रहकर उनकी दादी का ख्याल रखना है। तो कोई गलत काम तो नहीं कर रही है ना शालू? शालिनी, नहीं माँ, भरोसा करो मेरा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। बस जब तक उनका कर्ज नहीं चुक जाता मुझे उनके घर रहकर उनकी दादी की देखभाल करनी है। उनकी दादी माँ बहुत बीमार रहती हैं। अच्छा माँ, अभी मैं जाती हूँ, आप अपना ध्यान रखना और कोई बात हो तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है? ठीक है, तू भी अपना ध्यान रखना। शालिनी इतना कहकर घर आई। घर आकर वो कुछ पल के लिए तो बिस्तर पर धराशायी हो गई। वो ही जानती थी वो क्या करने जा रही है। रुद्राक्ष से एक समझौते की शादी, वो भी उसकी दादी की मौत तक। पर किसी की जिंदगी मौत कहाँ किसी के हाथ में होती है। इस सज़ा की कोई मियाद तय ही नहीं थी, पर मजबूरी में शालिनी को ये करना ही पड़ा। आंखों से आंसू पोंछते हुए शालिनी उठी और खुद के लिए चाय बनाई। चाय पीकर नहाने गई और तैयार होकर कोर्ट की तरफ चली गई। ठीक 10:40 पर शालिनी कोर्ट में थी। ठीक 10 बजे रुद्राक्ष भी कोर्ट आ गया। दोनों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। रुद्राक्ष, तुम बस कुछ वक्त के लिए मेरी बीवी बनी हो,
वो भी नकली। खुद को सच में मिसेज मित्तल मत समझने लगना, जो हो वही रहना, समझी। शालिनी, ये खौफनाक सपना तो मैं सपने में भी देखना ना पसंद करूं। एक ऐसे इंसान की बीवी बनने से अच्छा है मैं उम्र भर कुंवारी रह लूं, जो मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाए। रुद्राक्ष, अगर लेक्चरबाजी हो गई हो तो गाड़ी में बैठो। शालिनी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। रुद्राक्ष ने गाड़ी चलाना शुरू किया और ले जाकर एक मॉल के सामने रोक दी। शालिनी हैरान परेशान सी रुद्राक्ष को देखने लगी तो रुद्राक्ष बोला, तुमसे अच्छे मेरे घर की नौकरानी है, समझी। इस भेष में तुम्हें घर लेकर गया तो दादी तुम्हें बहू तो छोड़ो नौकरी पर भी नहीं रखेगी। कहते हुए रुद्राक्ष शालिनी को अपने साथ अंदर ले गया और उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे। उनमें से ही एक सूट शालिनी को देकर बोला, जाओ जाकर पहन कर आओ। शालिनी जब वो सूट पहनकर बाहर आई तो एक पल को रुद्राक्ष की निगाहें उस पर रुक गई। सुर्ख लाल और हल्के गुलाबी सूट में शालिनी फब रही थी। उसके बाद रुद्राक्ष उसे उसी मॉल के सैलून ले गया और उसका मेकओवर कराया। जब शालिनी सब कराकर बाहर आई तो वो किसी मॉडल लड़की से कम नहीं लग रही थी। रुद्राक्ष की निगाहें ना चाहते हुए भी उस पर टिक रही थी। रुद्राक्ष ने शालिनी के आगे हाथ कर दिया, जिसमें सिंदूर की डिब्बी और एक छोटा सा मंगलसूत्र था। शालिनी ने रुद्राक्ष को घूरा तो वो बोला, खुद पहन लो, एक्टिंग समझकर। कौन सा मैं पहना रहा हूँ। शालिनी ने मंगलसूत्र पहन लिया और हल्का सा नामात को सिंदूर मांग में छुआ लिया। अब रुद्राक्ष शालिनी को लेकर घर की तरफ निकल गया। रुद्राक्ष जब शालिनी को लेकर घर पहुंचा तो गेट से ही दादी को आवाज़ दी, दादी माँ, दादी माँ। दादी बाहर आई तो रुद्राक्ष के साथ एक लड़की देखकर हैरान रह गई। रुद्राक्ष, देखो दादी माँ, आप बहुत कहती थी ना शादी कर ले, शादी कर ले। लो, कर ली मैंने शादी। इससे मिलो, ये है शालिनी, मेरी पत्नी। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। ये मेरे ही ऑफिस में काम करती थी। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। मैंने इससे ही शादी कर ली, बिल्कुल सिंपल, बिना किसी ताम झाम के। कहते हुए जब रुद्राक्ष ने अंदर आना चाहा तो दादी बोली, वहीं रुक जाओ, दोनों अंदर मत आना। कहते हुए खुद अंदर चली गई। रुद्राक्ष ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया और शालिनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब दादी आई तो उनके हाथ में पूजा की थाली थी और साथ में एक नौकर के हाथ में कुमकुम से भरा एक थाल था। दादी, बहू ऐसे ही घर में थोड़ी आती है। कहते हुए दादी ने शालिनी की आरती की, फिर उसे कुमकुम के थाल में पैर रखकर अंदर आने को कहा। शालिनी ने ऐसा ही किया। सब अंदर हॉल में पहुंच गए। दादी, अगर तुझे अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करनी थी तो बता देता, मैं कौन सा रोकती। ऐसे कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी। मैं धूमधाम से तेरी शादी कराती। रुद्राक्ष, धूमधाम से ही तो शादी नहीं करनी थी दादी, एकदम सादा शादी करनी थी, इसलिए आपको कुछ नहीं कहा। दादी शालिनी के सर पर हाथ रखकर, कितनी प्यारी लड़की है ये, एकदम मासूम सी। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा। रुद्राक्ष मन में, प्यारी, इस मासूम की मासूमियत पूरे 6 लाख में खरीदी है आपके पोते ने। दादी शालिनी धीरे से, जी शालिनी। दादी, बिल्कुल अपने नाम की तरह शालीन हो तुम बेटा, कोई चिंता मत करना, आज से ये तुम्हारा ही घर है, समझी। कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे बताना। अगर ये रुद्र तुम्हें परेशान करे तो भी मुझे बताना, इसके कान खींचकर सही कर दूंगी। दादी ने रुद्राक्ष के कान खींचते हुए कहा तो रुद्राक्ष कराहते हुए बोला, क्या दादी, दर्द हो रहा है। दादी, दर्द हो रहा है, होना भी चाहिए, इतनी प्यारी लड़की थी अगर तेरे जीवन में तो अब तक मुझे क्यों नहीं बताया और चुपचाप शादी भी कर ली। अच्छा बेटा, परिवार में कौन कौन है तुम्हारे। शालिनी जी, बस माँ है और 2 छोटे भाई हैं। रुद्राक्ष मन में, प्यारी नहीं है दादी, ये एक मतलब की और चालाक लड़की है। शालिनी को देखकर दादी बहुत खुश थी। दादी, चलो अब मैं तसल्ली से मर सकूंगी, क्योंकि अब इस घर को संभालने के लिए गृह लक्ष्मी आ गई है। रुद्राक्ष खड़े होकर, दादी माँ, आपको कुछ भी नहीं होगा, समझी। आप चाहती थी मैं शादी कर लूँ, मैंने कर ली, अब आपको जीना है। शालिनी मन में, कितना दोगला है ये इंसान, एक तरह मुझसे समझौते की शादी की है, बस अपनी दादी के जिंदा रहने तक, दूसरी तरफ दादी की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। दादी, तुम दोनों थक गए होंगे, जाओ जाकर अपने रूम में आराम करो। रुद्राक्ष, बहू को उसका कमरा दिखाओ। रुद्राक्ष ने शालिनी को अपने पीछे आने का इशारा किया।
और खुद सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर वाले कमरे में चला गया। शालिनी ने एक नज़र दादी को देखा, जैसे उनकी आज्ञा लेना चाहती हो, तो दादी ने भी आंखों ही आंखों में हामी भर दी। तो शालिनी भी रुद्राक्ष से पीछे पीछे ऊपर चली गई। रुद्राक्ष अपने कमरे में खड़ा था और पीछे से किसी के आने की आहट पाकर हल्का मुड़ा। ये है मेरा कमरा, रुद्राक्ष मित्तल का कमरा। तुम इसे गलती से भी अपना समझने की गलती मत करना। कुछ वक्त के लिए यहाँ मेहमान हो तो बस मेहमानों की तरह रहो, समझी? शालिनी, तो आप मानते हैं कि आपकी दादी बस कुछ वक्त की ही मेहमान है? रुद्राक्ष ये सुनकर गुस्सा हो गया। रुद्राक्ष ने गुस्से में आकर शालिनी का जबड़ा जोर से पकड़ा और दांत पीसते हुए बोला, ए लड़की, अपनी औकात में रह और ये मत भूल तू किसके बारे में बोल रही है और क्या बोल रही है, समझी? शालिनी रुद्राक्ष का हाथ झटक कर, मैं भी वही कह रही हूँ, आप भी ये समझिए कि आप क्या कह रहे हैं। आप ये समझौते की शादी तो कर लाए, पर क्या आप भगवान हैं? आप जानते हैं आपकी दादी की जिंदगी अभी कितनी बाकी है और कितनी नहीं हो सकता। वो अभी बहुत जिए और हो सकता है कि वो कुछ पल और ना जी सके और मौत भगवान के हाथ में है, आपके या मेरे नहीं। फिर ये समझौते की शादी कब तक चलेगी, मेरा भी नहीं पता। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे तक देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।